एक बेटी अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, दिल दहला देने वाली दास्तान। मेहुल भाई की तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए मॉर्निंग वॉक से जल्दी घर लौट आए तो न्यूज में देखा कि महाराष्ट्र में एक नया वायरस H3N2 के संक्रमण का मामला बढ़ता ही जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह तेजी से फैलने वाला वायरस है। यह शायद दूसरा कोरोना का रूप भी ना ले ले। उसने जो भी लक्षण उसमें बताए जा रहे थे वो सब आम सर्दी जुकाम वाले ही थे। उसके अंदर भी वो सब लक्षण दिखाई दे रहे थे। उनको लगने लगा कि कहीं वो भी इस नए वायरस का शिकार तो नहीं हो गए, लेकिन अपनी शंका को मन में रखते हुए अपनी बहन वत्सला की चिंता होने लगी। उसकी बेटी पायल ने बताया था कि माँ की तबीयत खराब है और उससे मिले हुए भी बहुत समय हो गया था। मेहुल भाई के पास सीनियर सिटीजन कार्ड है, जिससे बेस्ट की बसों में किराया कम लगता है, इसीलिए अपनी इकलौती विधवा बहन से मिलने महीने में एक आध बार चले जाते थे। वत्सला के पति कोरोना में गुजर गए थे, उसके घर में रेगुलर आय का कोई स्रोत नहीं बचा था। उसकी बेटी पायल किसी प्राइवेट कंपनी में छोटी मोटी नौकरी करती थी। अपनी बहन का हालचाल जानने के लिए मेहुल भाई ने फोन लगाया तो उनका फोन बंद आ रहा था। ऐसा पहले भी 2-3 बार हो चुका था। पायल का व्यवहार बहुत रूखा रहता था, इसीलिए वो उनके फोन पर बहुत कम फोन करते थे। लेकिन आज मन बेचैन होने लगा। आखिर क्या बात है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है और उसने कभी कॉल बैक भी नहीं किया। पहले तो वह मिस कॉल देखते ही फोन करती थी। आज तबीयत के चलते जाने का मन नहीं कर रहा था। उन्होंने अपने बेटे सुशांत से कहा शाम को ऑफिस से लौटते समय जरा फूफो का हालचाल लेते आना। कई दिनों से उसका फोन भी नहीं लग रहा है और पलक भी फोन नहीं उठा रही है। सुशांत ने कहा ठीक है पापा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फूफो से मिलाऊं। वैसे भी कल मेरी वीकेंड ऑफ है, इसीलिए मैनेज कर लूंगा। देर शाम तक सुशांत घर लौटा तो मेहुल भाई ने उससे पूछा वत्सला मिली, कैसी तबीयत है उसकी, वो ठीक तो है ना। सुशांत गंभीर था और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने कहा जरा फ्रेश हो लेने दो, फिर बात करते हैं। थोड़ी देर बाद वह आकर मेहुल भाई के पास बैठा। बहू ने 2 कप चाय रख दिए थी। दोनों ने अपने अपने कप में चाय पी और सुशांत के चेहरे पर उलझन के भाव यथावत थे। ऐसा लग रहा था कि वह जो कहना चाह रहा है वो कहना नहीं चाहता था, लेकिन उसने अपने पापा से अपनी शंका को बताने का निर्णय लिया। सुशांत पापा, फूफो से मुलाकात नहीं हुई। पलक ने कहा कि वह अपनी किसी सहेली के घर शादी में कानपुर गई हैं। उन्होंने मुझे घर के अंदर भी नहीं लिया, दरवाजे से ही चलता करना चाहा। मैंने कहा कि ठीक है, चल 1 कप चाय तो पिला दे, फिर निकलूंगा। उसने कहा चाय और शक्कर खत्म हो गई है, इसीलिए मैं चाय नहीं पिला सकती, अब तुम जाओ। मुझे थोड़ा अजीब लगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि फूफो कानपुर जाएं और आपको बताएं ही नहीं। मैंने पूछा कि फूफो कानपुर कब गई, तो उसने कहा लगभग 1 महीना हो चुका है। मैं तब तक फ्लैट के अंदर लगभग जबरदस्ती घुस गया था। फिर मैंने पूछा कि वह कब तक आएंगी और उनका फोन बंद क्यों आ रहा है। उसने कहा माँ का फोन गुम हो गया है और वहां से उनका बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने का प्रोग्राम है, अतः आने का कोई तय नहीं है। जब वो यह बात कह रही थी तो उसके चेहरे पर अजीब भाव थे और लग रहा था कि वह झूठ बोल रही है। रूम में एक बेकार दुर्गंध सी भी आ रही थी। मैंने जब उस दुर्गंध के बारे में पूछा तो बोली लगता है कहीं चूहा मर गया है, लेकिन मिल नहीं रहा है। उसने ढेर सारा रूम फ्रेशनर छिड़क दिया। मुझे फूफो को लेकर मन सशंकित है। ऊपर वाला करे कि शंका नॉर्मल हो। वैसे भी आपको तो पता ही है पलक किस तरह की लड़की है। यह सुनकर मेहुल भाई भी सोचने लगे आखिर पलक ने झूठ बोलने का क्या कारण है, आखिर वह क्या छिपाना चाहती है। वैसे भी वत्सला उसके व्यवहार को लेकर चिंतित रहती थी। जवान बेटी है, हो सकता है और भी कुछ बात हो जो मेरे से भी छुपाती हो। माँ तो आखिर माँ ही होती है, बचपन में संतान की गंदगी साफ करती है और पूरी जिंदगी उसके अवगुण पर बरसक पर्दा डालती रहती है। मेहुल भाई ने तय किया कि वो पलक से बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो सही जवाब देने से रही। अगले रोज वह स्वयं वत्सला की सोसाइटी में गए। घर पर ताला लगा हुआ था। उसको सोसाइटी में कई लोगों की पहचान भी थी। उन्होंने पड़ोसी से पूछा कि पलक की माँ कहाँ गई है, किसी को मालूम है क्या। किसी को कुछ भी जानकारी नहीं थी और मुंबई की जीवन शैली यह आम बात है। लेकिन बगल के फ्लैट वाले ने बताया कि लगभग 1 हफ्ते पहले वो सब्जी मार्केट में मिली थी और साथ में घर तक आई थी। उसके बाद से नहीं दिखाई दी। अब उनका माथा ठिनका। सुशांत को पलक ने कहा था उनको कानपुर गए महीना हो गया है और पड़ोसन कह रही है कि हफ्ता भर पहले ही वो सब्जी लेकर साथ में ही आई थी। इसका मतलब साफ है कुछ तो राज है जो पलक छिपा रही है। उससे यह रात पुलिस ही निकलवा सकती है। अतः वो सीधे काला चौकी पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे थे तो एक 3 स्टार पुलिस ऑफिसर ने उनको प्रणाम किया। वो उसको पहचान नहीं पाए और असमंजस में पड़ गए कि यह पुलिस वाला उनको कैसे पहचानता है। उनके चेहरे के भाव को समझते हुए इंस्पेक्टर ने कहा मास्टर जी, मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ जब आप मलाड में म्यूनिसिपल स्कूल में टीचर थे। मेरा नाम सचिन भोसले है। अभी मैं ही इस थाने का इंचार्ज हूँ, लेकिन आप इस थाने में कैसे, आप तो दहिसर रहते हैं। मेहुल भाई ने उनको सारी बात बता दी। सचिन ने उनको आश्वासन दिया कि आप चिंता न करें,
वह व्यक्तिगत स्तर पर इस मैटर को हैंडल करेगा। इंस्पेक्टर की बात से उसको बहुत राहत मिली। नहीं तो आजकल आम आदमी की पुलिस प्रशासन कहाँ सुनता है। उसी दिन शाम को जब इंस्पेक्टर सचिन भोसले राउंड पर था तो हवलदार सखाराम ने याद दिलाया कि आपके मास्टर जी ने जो कंप्लेंट लिखवाया है वो एड्रेस यही सामने वाले विनायक सोसाइटी में है। इंस्पेक्टर सचिन ने कहा, चलो देखते हैं आखिर मास्टर जी की बहन की गुमशुदगी का क्या राज है। पुलिस की गाड़ी की कंपाउंड में देखते ही सोसाइटी वालों में हलचल सी मच गई। आखिर पुलिस क्यों आई है, कौन सा कांड हुआ है। गाड़ी से उतरने के बाद एक छोटे बच्चे ने हवलदार से पलक के रूम के बारे में पूछा। बेल बजाने पर एक खूबसूरत लड़की ने दरवाजा खोला, जिसकी उम्र 20 के लपेट में रही होगी। सामने पुलिस को देखकर पलक एकदम घबरा सी गई। सखाराम की अनुभवी आंखों ने उस घबराहट को यह अनुमान लगा लिया कि इस लड़की ने कुछ तो गुनाह किया है। फिर भी उसने सहमित करते हुए पलक ने पूछा, आपको क्या काम है। सखाराम, तुम्हारा नाम पलक है, तुम्हारी माँ का नाम वत्सला है। पलक, जी जी। सखाराम, फिर अंदर चलो, तुमसे ही मिलना है, तुम्हारी माँ के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। पलक, आप यूं ही मेरे घर में नहीं घुस सकते, यह कोई मुजरिम का घर नहीं है। इंस्पेक्टर सचिन ने रोबीले आवाज में कहा, हमको तुमसे नहीं सीखना कि कहाँ घुसना है और कहाँ नहीं घुसना है और किससे क्या और कैसे निकलवाना है। चल अपनी माँ को बुला। इतने में अंदर से एक लड़का आया और बोला, कौन आया है और खाली पीली मचमच कर रहा है। लेकिन सामने पुलिस को देखकर उसके होश उड़ गए। वह पठानवाड़ी का हिस्ट्री सीटर लतीफ था। लतीफ को देखते ही इंस्पेक्टर समझ गया कि यहाँ कोई बड़ा झोल है और लतीफ भी समझ गया कि अब वह फंस गया। इंस्पेक्टर, लतीफ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पलक, इंस्पेक्टर साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है, यह लतीफ नहीं मेरा करीबी रिश्तेदार ललित लिम्बानी है। इंस्पेक्टर, अच्छा तो मैडम को इसका असली नाम तक नहीं मालूम और करीबी रिश्तेदार है। सखाराम, थाने से और पुलिस बुलाओ और इस घर की अच्छे से तलाशी लो। इन दोनों से अब लॉकअप में विधिवत पूछताछ होगी। तुरंत पुलिस टीम पहुंच गई और घर की तलाशी शुरू हुई। उधर इंस्पेक्टर ने पलक से पूछताछ शुरू कर दी। तुम्हारी माँ कहाँ है। उसका एक ही जवाब, वह कानपुर गई हैं और उस स्थान का पता उसे मालूम नहीं है। उनको गए हुए 15 दिन हो गए हैं। उधर पुलिस को एक स्टील का बड़ा कंटेनर मिला जिससे बदबू आ रही थी और उसमें सूखे खून के धब्बे भी थे। एक ब्लैक पॉलिथीन मिला जिसमें एक प्लास्टिक पोनी था और उसमें अधेड़ उम्र की औरत के बाल पेपर में लपेटकर रखे हुए थे। किचन प्लेटफॉर्म पर एक केटर साइज का पतीला रखा हुआ था। अमूमन घरों में इस साइज का पतीला इस्तेमाल नहीं होता है। ढक्कन हटाकर देखा तो धनिया पत्ता, लेमन ग्रास और लहसुन पत्ता तैरता दिख रहा था और लग रहा था कि सूप बनाकर रखा हुआ है। और उसमें कलछिन डालकर हिलाया तो उसमें से इंसानी नाक, दांत और जीभ ऊपर दिखने लगी। पूरी पुलिस टीम भौचक्का थी। फ्लैट को सील कर दिया गया और फॉरेस्ट टीम को आगे की जांच और सबूत के लिए सूचित कर दिया गया। पुलिस लतीफ और पलक को गिरफ्तार करके थाने पहुंची। पुलिस के पूछताछ में जो निकलकर सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला और रिश्तों की विद्वता का प्रमाण था। पलक का चाल चलन सही नहीं था। माँ अक्सर इस बात को लेकर रोका टोकी करती थी। पलक को यह सब अच्छा नहीं लगता था। माँ खुद बेसहारा और लाचार थी। अपनी दवा वगैरह के खर्चे के लिए भी भाई पर निर्भर थी। फिर भी जवान बेटी के बहकते फिसलते कदम किसी भी माँ को कैसे स्वीकार हो सकते हैं। शुरू में तो जब माँ उसको समझाने की कोशिश करती तो वह कह देती, माँ आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। आज की दुनिया में जीने का तरीका बदल गया है, आप नहीं समझोगी। माँ कहती, बेटी तुम जितना दुनिया को जानती हो और दुनिया तुमको जितना जानती है उससे 9 महीने पहले मैं तुमको जानती हूँ। आज अगर तुम्हारे बापू होते तो तुम मुझको रोंद कर नहीं चलती। हफ्ता भर पहले ऐसी ही बात पर माँ बेटी की कहासुनी हो गई थी। गुस्से में पलक ने माँ का गला दबा दिया। उसको एहसास भी नहीं हुआ और उसकी माँ मर गई। उसका मृत शरीर बिस्तर पर पड़ा था। उसको यकीन नहीं हो रहा था उसके हाथों माँ की हत्या हो गई है। अभी वह इसी उलझन में ही थी कि आगे क्या करें, क्या होगा। तभी किसी ने डोरबेल बजाई। पलक ने माँ के मृत शरीर पर चादर डाल दिया मानो सो रही हो और दरवाजा सटा दिया। जब मेन गेट खोला तो सामने ललित था। उसने उसको अंदर लिया और एकदम नॉर्मल पेश आई। उसको चाय के लिए पूछा, उसने हाँ किया। ललित के लिए चाय के साथ स्नैक्स भी लेकर आई। दोनों ने चाय पी। इसी बीच एक बार भी पलक की माँ की आवाज सुनाई नहीं दी या कोई रोका टोकी नहीं हुई। यह ललित के लिए आश्चर्य था। उसने पलक से पूछा, तुम्हारी माँ कहीं बाहर गई है क्या। पलक ने कहा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सो रही हैं। फिर ललित ने महसूस किया पलक थोड़ा परेशान सी है। उसने उसे प्यार से अपने गले लगाकर पूछा, कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो बताओ, मैं हूं ना। सतावना और आत्मीय के आगोश में उलझे वितरित स्तर पर आ जाती है। फिर उसने ललित को यह सब बता दिया कि उसके हाथों से माँ की हत्या हो गई है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस समस्या को वो कैसे बाहर निकले। ललित उर्फ लतीफ ने उससे कहा कि वह उसको इस मुसीबत से बाहर निकाल देगा यदि वह आज और अभी उससे शादी करने को तैयार हो तो। फिर दोनों ने एक बार मिलकर कंफर्म किया कि बूढ़ी माँ मर चुकी है। उसके बाद दोनों ने वडावना मंदिर में जाकर शादी कर दी। उधर से लौटते समय ललित ने बिग साइज वाली ब्लैक गॉर्बेज बैग का पैकेट, इलेक्ट्रिक मार्बल कटर और एक हथौड़ा खरीदा।
दोनों होटल में खाना खाकर घर आए। अब पलक की माँ की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसने सबसे पहले बाथरूम में ले जाकर गए ताकि खून को आसानी से साफ किया जा सके। सबसे पहले मार्बल कटर से उसकी गर्दन अलग की ताकि शरीर का खून जल्दी से बाहर आ जाए। मुंडी को एक स्टील कंटेनर में रख दिया जिसमें माँ राशन के चावल रखा करती थी। उसके बाद शरीर के कई टुकड़े करके उसे फ्रिज में रखने लायक बनाया। शरीर के टुकड़ों को बाहर लेकर जाने में पकड़े जाने का डर था, इसीलिए ललित के कहने पर यह तय हुआ कि मांस को बॉईल करके मिक्सर में ग्राइंड करके टॉयलेट में फ्लैश कर देंगे। यदि कच्चा मांस फ्लैश करेंगे तो गलने में टाइम लगेगा और बदबू मारेगा। हड्डी को अच्छे से साफ करके पॉलिथीन में डालकर महिम क्रिक में डाल देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कब मर्डर हुआ और लाश कहाँ गई। इसके लिए लतीफ ने अपनी पहचान के कैंटर से पतीला मांगा लिया था। उन दोनों ने पूरी बॉडी को ठिकाने लगा दिया था। 5 दिन में हड्डी को मैनेजेबल साइज में लाने के लिए हथौड़े और कटर का उपयोग किया गया। आज खोपड़ी को ठिकाने लगाना था, तब तक पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस सनसनीखेज वारदात की रिपोर्टिंग पेपर में छपी तो कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था कि कोई बेटी अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकती है। सुना था प्यार अंधा होता है, अब तो रिश्ते भी अंधे हो गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।